हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नोटबुक एडुकेयर। तो बच्चों, फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नोटबुक एडुकेयर में। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 1 टू 25 डिस्कशन कर लिया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, प्रीवियस ईयर वाले से। तो फिर आज हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं और 26 से लेकर 50 तक के क्वेश्चंस को आज करेंगे हम लोग। तो प्यारे बच्चों, हमारे वीडियोस को अंत तक देखते रहिएगा। जैसा आपने मुझे फर्स्ट वीडियो में दुलार और प्यार दिया है, अपना अच्छा सा कमेंट दिया है, उसी तरीके से इस वीडियो को भी देखिए। बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे और अपना जो लाइक, सब्सक्राइब और अच्छा सा कमेंट देते हो वो देते रहिए। हमारी मोटिवेशन हमेशा बनी हुई रहेगी और उसके बदले में आपको हम देते रहेंगे। तो बच्चों, चलिए हम लोग आते हैं बिना देर किए हुए अपने क्वेश्चंस। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चंस 26 नंबर क्वेश्चंस में क्या कहता है, उन चीजों को हम लोग देखेंगे, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 ओपन हो रहा है ना। देख पा रहे हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 26 में पहला क्वेश्चन है बच्चों कि दूध है, तो दूध क्या है ना। तो ऑप्शन दिया है जल में प्रक्षेपित वसा, वसा में प्रक्षेपित जल, तेल में प्रक्षेपित जल और वसा में प्रक्षेपित वसा, है ना। तो आपको पता है क्या है, जल में प्रक्षेपित वसा। तो दूध जो होता है, दूध में जल की मात्रा ज्यादा होती है और वसा की मात्रा कम होती है। और ये एक प्रकार का पायस का क्वेश्चन है। किससे क्वेश्चन है? क्या आपके पास एक चैप्टर पढ़े थे हम लोग, सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री में यह पायस नाम का एक टॉपिक है ना। पायस, तो उससे क्वेश्चन लिया गया है। तो पायस होता क्या है, तो आपको बताया गया होगा कि जब प्रक्षेपित प्रावावस्था और परिक्षेपण माध्यम, जब प्रक्षेपित प्रावावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों एक ही अवस्था में होते हैं तो उसे पायस कहते हैं। और पायस दो प्रकार का होता है। कौन कौन? तो एक होता है जल में तेल पायस और एक होता है तेल में जल पायस, है ना। तो यहाँ पे जल की मात्रा ज्यादा है, वसा की मात्रा कम है। वसा एक प्रकार का तेल, तो जल में प्रक्षेपित वसा, इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बच्चों कि निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड है ना। तो आप लोग पढ़े थे लायोफिलिक, लायोफोबिक, है ना। द्रव स्नेही, द्रव विरागी। तो आपको बताए थे लिक्विड प्लस लविंग, जिसको लिक्विड के साथ, जल के साथ लव हो जाता है उसको बोलते हैं लायोफिलिक, है ना। और जिसको जल के साथ, है ना, लव नहीं होता है उसको बोलते हैं लायोफोबिक। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? लायोफिलिक मतलब जिसको जल के साथ लव हो चुका है। तो जल के साथ किसको लव होगा? तो गोंद है, गम है, उसको जल के साथ लव हो जाता है ना। इसलिए गम क्या है? तो लायोफिलिक कोलाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या कहता है कि एसिटिक अम्ल निम्न में किसके साथ एसिटाइल क्लोराइड का निर्माण नहीं करता है। तो जल में कौन एसिटिक अम्ल है ना। एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH, है ना। तो इसमें से कौन ऐसे हैं, है ना। PCl5 है ना। चलिए देख लेते हैं हम लोग। क्या आपके पास आगे बढ़ते हैं, है ना। तो आप क्या है, क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे और बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या क्वेश्चन है कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों, हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण पढ़े थे, है ना। जिसमें क्या किया गया था कि एक ऐसा यंत्र लगाया जाता है हैबर विधि में जो वायुमंडल से नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन गैस को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। किस अनुपात में एब्जॉर्ब करता है? तो नाइट्रोजन का 1 मोल होता है, हाइड्रोजन का 3 मोल होता है। तो 1:3 के अनुपात में क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। 1:3 के अनुपात में एब्जॉर्ब करता है। कितने के अनुपात में? 1:3 के अनुपात में एब्जॉर्ब करता है। और वह क्या जाता है? एक कंप्रेस होकर के उत्प्रेरक चैम्बर में जाता है। तो उत्प्रेरक चैम्बर में पहले से आपको पता होता है कि उत्प्रेरक चैम्बर में मोलिब्लेंडम और
आयरन उपस्थित होता है, जहां आयरन जो होता है वो किसकी तरह, आपके पास फेरस जो होता है वह काम करता है किसका, प्रमोटर का। आयरन किसका काम करता है, प्रमोटर का काम करता है। और मोलिब्डेनम जो है वह उत्प्रेरक का काम करता है। मोलिब्डेनम किसका काम करता है, उत्प्रेरक का काम करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। कौन, फेरस और मोलिब्डेनम। तो फेरस का कौन सा काम करता है, प्रमोटर का काम करता है, और मोलिब्डेनम उत्प्रेरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल निम्न में किसके द्वारा एसिटाइल क्लोराइड का निर्माण नहीं करता है। तो एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH, है ना। तो अब ये किसके द्वारा अभिक्रिया करके एसिटाइल क्लोराइड का निर्माण नहीं करता है, तो इसमें सिंपल सा आंसर है Cl2 से अभिक्रिया करके एसिटाइल क्लोराइड का निर्माण नहीं करेगा, है ना। तो बच्चों अगले क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना, और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में कहता है, अगले क्वेश्चन में क्या कह दिया, अगले क्वेश्चन में कहता है कि एसिटामाइड होता है, एसिटामाइड का सूत्र पहले लिखेंगे। तो एसिटामाइड का सूत्र क्या होता है बच्चों, एसिटामाइड का सूत्र होता है CH3CONH2, CH3CONH2। अगर इसका संरचना सूत्र बनाओगे, संरचना सूत्र कैसा होता है, CH3C डबल बॉन्ड O और NH2। तो आप देख पा रहे हो इसमें क्या हो रहा है, CH3C डबल बॉन्ड O और NH2। तो आप देख पा रहे हैं कि इसका जो इलेक्ट्रॉन्स है, नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑक्सीजन की ओर क्या रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। तो इसमें इसकी जो क्षारीय प्रकृति है वह घट जाती है, क्षार की तरह व्यवहार नहीं कर पाता है, और उसकी जो प्रकृति हो जाती है वो उभयधर्मी प्रकृति का हो जाता है। किस प्रकृति का हो जाता है, उभयधर्मी प्रकृति का हो जाता है। किस प्रकृति का बच्चों, उभयधर्मी प्रकृति का हो जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, है ना। तो अगला क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है वो देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। क्या 31 नंबर क्वेश्चन, कि एक कंपाउंड दे दिया है ना, और कंपाउंड है एक, ऑप्शन में पूछ रहा है, ऑप्शन ऑप्शन से पूछा जा रहा है कि ये, ऑप्शन से ही क्वेश्चन में है कि ये क्या है, प्राइमरी एमीन है, सेकेंडरी एमीन है, टर्सरी एमीन है, कि क्वाटरनरी लवण है। तो यहाँ पर देखिए प्राइमरी एमीन, आपको पता था प्राइमरी एमीन का क्रियाशील समूह होता है NH2, है ना। प्राइमरी एमीन का क्रियाशील समूह होता है NH2, सेकेंडरी एमीन का क्रियाशील समूह होता है NH, और टर्सरी एमीन का क्रियाशील समूह होता है N। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो इसमें कौन सा है क्रियाशील समूह है, NH2 है। तो NH2 है, NH2 है, इसका मतलब कौन सा एमीन है, प्राइमरी एमीन है। कौन सा एमीन है, प्राइमरी एमीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो अगला क्वेश्चन में कहता है कि मेथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक केवच के साथ गर्म करने पर बनता है ना। तो आपको याद होगा बच्चों, एमीन पढ़े होंगे, कंपाउंड विथ नाइट्रोजन एमीन, उसमें पढ़े होंगे कार्बिल एमीन अभिक्रिया। क्या पढ़े थे, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, है ना। तो ये कार्बिल एमीन अभिक्रिया है। जैसे ही हम लोग मिथाइल एमीन को क्लोरोफॉर्म और किसके साथ, एल्कोहलिक क्वेच के साथ अभिक्रिया करा देंगे, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है, मिथाइल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है ना। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का सूत्र कौन सा दिख रहा है, मिथाइल आइसोसाइनाइड, है ना। यह मिथाइल साइनाइड CN, आइसोसाइनाइड नहीं CN, मिथाइल साइनाइड का निर्माण होता है। तो मिथाइल साइनाइड कौन सा है, CH3CN। ठीक है, तो ये कंपाउंड्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे, है ना। तो इस अभिक्रिया को क्या करते हैं, मेथिल एमीन को जब क्लोरोफॉर्म एल्कोहलिक केवच के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो इस अभिक्रिया करते हैं कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, ये कार्बिल एमीन अभिक्रिया। और कैसे होता है, तो रिएक्शंस को एक बार और देख लीजिए किस तरीके से होता है। तो रिएक्शंस देखिएगा, तो रिएक्शंस आपके पास होता है मिथाइल एमीन CH3NH2, ये मिथाइल एमीन है, प्लस CH3 क्लोरोफॉर्म, है ना, क्लोरोफॉर्म हो जाएगा CHCl3 प्लस अल्कोहलिक KOH, है ना। जैसे ही अभी क्रिया करेगा बच्चों, तो ये बनाएगा
H2O, है ना, OH है, H2O बना लेगा, प्लस बनाएगा KCl और प्लस बना लेगा क्या, क्या बना लेगा यहां से, क्या बना लेगा यहाँ पर प्लस, CH3Cn का फॉर्मेशन कर लेगा। तो आंसर क्या मिल रहा है आपको, बी नंबर ऑप्शन मिल रहा है ना। रिएक्शन से स्पष्ट हो गया होगा, रिएक्शन देख लीजिए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, अगले क्वेश्चन में देखिए, अगले क्वेश्चन में देखिए क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है निम्नलिखित में सबसे अधिक क्षारीय कौन है ना। तो निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्षारीय कौन है बच्चों, ठीक है। तो निम्नलिखित में इसमें ऑप्शन है यहाँ पर क्या, एनिलीन, बेंजीन रिंग के बल पर NH2 है, एनिलीन है ना। इसके बाद ये है डाइफिनाइल एमीन, डाइफिनाइल एमीन, और ये है इथेनामाइन, क्या है, इथेनामाइन, और ये है डाइइथाइल एमीन, डाइइथाइल एमीन, या ये जो है आपके पास सेकेंडरी एमीन है, और सेकेंडरी एमीन जो होता है सबसे अधिक क्रियाशील होता है किसके द्वारा, तो यहां तक कि डाइफिनाइल एमीन से भी ज्यादा क्षारकीय प्रकृति किसमें होता है, तो डाइइथाइल एमीन में होता है, डाइइथाइल एमीन में। तो आपके पास आंसर्स क्या हो जाएंगे, डाइइथाइल एमीन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो क्वेश्चन क्या करता है, प्रोटीन की हेलिकल संरचना निम्नलिखित में किसके द्वारा अस्थायी होता है। तो आपको पता होगा बच्चों कि प्रोटीन जो होता है वह क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल होता है, नाइट्रोजनी कंपाउंड का, कंपाउंड विथ नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कंपाउंड विथ नाइट्रोजन जो होंगे उनका एक न्यूक्लिक एसिड होता है, और उसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन बंधन जुड़ते हैं। कैसा, किस प्रकार का न्यूक्लिक एसिड होता है, तो देख लीजिए आपके पास प्रोटीन, प्रोटीन का जो संरचना होता है कुछ इस तरीके से होता है ना, RCOH, है ना, और दूसरे तरीके से देख लीजिए संरचना को, इसको संरचना को देख लीजिए दूसरे तरीके से। तो आपके पास प्रोटीन क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल होता है, न्यूक्लिक अम्ल में, और इसमें भी क्या है, प्रोटीन के साथ हेलिकल, और प्रोटीन क्या है, बहुलक है। तो बहुलक जो होता है वो हाइड्रोजन बंधन द्वारा जुड़ता है। तो न्यूक्लिक अम्ल जो होगा वह क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड में कोई सा भी ले लीजिए, जैसे R है, हाँ, N है, उसके बाद H है, और COOH है। इस टाइप का कोई भी संरचना जो मिलेगा वो न्यूक्लिक अम्ल का होता है ना ना। तो न्यूक्लिक अम्ल का होता है, तो ये संरचना जो भी जुड़ेंगे किसमें जुड़ेंगे, हाइड्रोजन बंधन द्वारा जुड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में कौन कीटो हेक्सोस है, कीटो हेक्सोस। तो बच्चों आप लोग पढ़े होंगे कीटो हेक्सोस होता क्या है। तो बायोमोलेकुल, जैव अणु एक चैप्टर है, उसमें आपको बताया गया होगा ग्लूकोज के बारे में, फ्रुक्टोज के बारे में, ग्लैक्टोज के बारे में, मल्टोज के बारे में, सबके बारे में पढ़ने हैं। तो यहाँ पर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बात किया जा रहा है, सुक्रोज बात किया जा रहा है, स्टार्च बात किया जा रहा है ना। तो आपको पता होगा कि ग्लूकोज जो होता है वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है, ग्लूकोज क्या होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है। और कीटोन जो होता है, कीटो बोले फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज जो होता है वो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होता है। और यहाँ पर कुछ क्या रहा है, कीटो हेक्सोस है, यानी 6 कार्बन वाला कीटो हेक्सोस कौन है, तो कीटोन ग्रुप का जो यौगिक होगा वही ना कीटो हेक्सोस होगा। तो आपको मैंने बताया ग्लूकोज क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, और फ्रुक्टोज क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, फ्रुक्टोज आंसर हो जाएगा, है ना। फ्रुक्टोज क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। नेक्स्ट अब देख लीजिए, इसमें कहता है निम्नलिखित में कौन ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का सूत्र है ना। तो ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल इसमें से कौन है, पहला है HPO3, HPO3 ये फास्फोरस अम्ल है, और H3PO4 जो होता है ये ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगला हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है उसको देखिए। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि XeF4, क्या कहा जा रहा है, XeF4 की संरचना कैसी होती है। तो आपको मालूम है Xe जेनॉन है, जेनॉन के बाध्यता कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, और F फ्लोरीन है, फ्लोरीन के बाध्यता कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। और ये जब
आपस में क्या होते हैं, सहसंयोजी आबंध द्वारा जुड़ते हैं, तो इसकी संरचना जो होती है एक्स ई, है ना, एक्स ई एफ 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 एफ, लोन पे इलेक्ट्रॉन, लोन पे इलेक्ट्रॉन। तो आप देखेंगे यहां से कि सारे संरचना में सभी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे क्या है, समीप एक समान दूरी पर उपस्थित हैं। तो जब समान दूरी पर उपस्थित होगा तो एक क्या होगा, वर्ग का निर्माण होगा और समतलीय होगा, इसलिए वर्ग तलीय या वर्ग समतलीय, है ना। आंसर क्या हो जाएगा, वर्ग समतलीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता है, निम्नलिखित में कौन हैलोजन धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता, ये पूछ रहा है। क्या है, निम्नलिखित में कौन सा हैलोजन धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है। तो बच्चों आपको पता होगा कि हैलोजन वर्ग 17 का तत्व है, और वर्ग 17 के तत्व में फ्लोरीन एकमात्र ऐसा तत्व है जो सदैव -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। बाद बाकी अन्य जितने सारे हैलोजेंस हैं वो +-1, +-3, +-5 और +-7 ऑक्सीडेशन स्टेट को प्राप्त करते हैं, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन है आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन। तो मैंने अभी आपको बताया कॉन्सेप्ट कि फ्लोरीन एकमात्र ऐसा तत्व है जो सदैव -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। आंसर क्या हो जाना है, फ्लोरीन। आंसर क्या हो जाना है, फ्लोरीन। देखिए आयोडीन, आयोडीन सॉलिड अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में होता है, और यह हाईली वोलेटाइल है। जिस तरीके से कपूर सीधे ठोस से वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात कि ऊर्ध्वपातन की क्रिया कर लेता है, सब्लिमेशन की क्रिया कर लेता है, उसी तरीके से आपका आयोडीन भी सब्लिमेशन की क्रिया कर लेगा। ठीक है। ब्रोमीन, ब्रोमीन एकमात्र ऐसे अधातु हैं जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। किस अवस्था में, द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। क्लोरीन, क्लोरीन एकमात्र ऐसे गैस है जो क्या है, अधातु है, जो किसके कलर कलर में, तो हरे रंग में, हरे पीले रंग में पाए जाते हैं, हरे रंग में पाए जाते हैं, है ना, हरे पीले रंग। इसका जो एक्चुअल कलर होता है वो हरे पीले रंग का होता है, जैसे पैरेट के पंख का जो कलर होता है उस कलर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, देखते रहिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में किसका बंधन कोण सबसे छोटा होगा, निम्नलिखित में किसका बंधन कोण सबसे छोटा होगा। तो कंपाउंड पे ध्यान दीजिए, कंपाउंड है H2O, H2S, है ना, H2SE, H2T, ये वर्ग 16 के हाइड्राइड्स हैं। सब के सब क्या है, वर्ग 16 के हाइड्राइड्स हैं। वर्ग 16 में तत्व है ना, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम। आपको पता है थे वर्ग 16 याद करने का तरीका, है ना, ओल्ड स्टाइल से TPO, या आपके पास कीपैड वाला मोबाइल है तो ओल्ड स्टाइल से टीपो, है ना। अब क्या टिकना है वो तो आप समझेंगे, है ना। तो देखिए ओ से देखिए H2O मतलब ऑक्सीजन का हाइड्राइड, H2S सल्फर का हाइड्राइड, H2SE सेलेनियम का हाइड्राइड, और H2T टेलेनियम का हाइड्राइड है ना। तो वर्ग 16 के हाइड्राइड है। वर्ग 16 में कौन कौन से तत्व उपस्थित हैं, याद हो गया बच्चों। वर्ग 16 में कौन कौन से तत्व उपस्थित है आप लोगों को याद हुआ, कौन है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम और पोलोनियम। तो याद कैसे करते हो, ओल्ड स्टाइल से TPO, है ना, या फिर ओल्ड स्टाइल से TPO, वो भी याद नहीं रहेगा तो याद रखिएगा, है ना, ओ सनम से, है ना, ओ सनम से टी तेरा, अब पी से पोल खोल, ओ सनम से तेरा पोल खोल दूं। ठीक है, किसी भी तरीके से याद कर लेना है। तो देखिए आपको पता होगा कि जैसे जैसे वर्ग 16 के हाइड्राइडों में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, है ना, तो क्या होता है, बंधन कोण में कमी आती है। जैसे H2O, तो H2O का जो बंधन कोण होता है लगभग 104, लगभग 104.5 डिग्री का बंधन कोण होता है ना। इसके बाद इसमें आते हैं, क्या है आपके पास H2S, तो H2S का जो बंधन कोण होता है लगभग इसका 98 डिग्री के आसपास का होता है ना। H2S ही जाइएगा तो लगभग 92 डिग्री का होता है, और H2T का जाएगा तो लगभग 90 डिग्री का एंगल होता है। तो पूछ रहा है सबसे कम किसका है, तो देखिए बंधन कोण सबसे कम किसका है,
H2TE का है नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, अगले क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या कहा जा रहा है ना। निम्नलिखित में किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम है। अयुग्मित है ना, अयुग्मित का मतलब क्या, बिना जोड़ा का। और आपको सिखाए हैं बच्चों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ना, तो इससे चुंबकीय गुण भी छांटा जाता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा मतलब अनुचुंबकीय होगा, और युग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो प्रतिचुंबकीय होगा। तो इसमें देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी जा रही है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख करके इलेक्ट्रॉन को कक्षक में सजाएंगे। कक्षा की बात नहीं करें, कक्षक की बात करें, ऑर्बिट्स की बात कर रहे हैं है ना। तो ऑर्बिट्स में सजाएंगे, कक्षक में सजाएंगे, और हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसमें इलेक्ट्रॉन का अधिकतम संख्या क्या होगा, अयुग्मित होगा है ना। जैसे Mg2+ बना रहा है, तो मैग्नीशियम के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, दो बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तब ये प्लस चार्ज बना लिया। इसका मतलब कि इसके पास जो भी इलेक्ट्रॉन है वो युग्मित इलेक्ट्रॉन है ना। टाइटेनियम, स्कैंडियम और टाइटेनियम, मतलब परमाणु क्रमांक 22 है। परमाणु क्रमांक 22 है, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये 3 इलेक्ट्रॉन त्याग चुका है, तो 22 में से 3 को हटा देंगे है ना, तो कितना बचेगा, 19 इलेक्ट्रॉन बचेगा। 19 में सजाएंगे, 2 8 2 8 8 करके, तो आपके पास युग्मित इलेक्ट्रॉन क्या मिलेगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ऐसे निकाल करके देख लेंगे है ना। और पहले कक्षा में पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लीजिए कुछ इस तरीके से, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, और यहाँ पर 3d2 होता है। तो देख लीजिए यहाँ ये सब युग्मित में है, अब 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकल गया, 1 इलेक्ट्रॉन इससे निकल गया, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बची, 1 बची। अगले में V3+ है, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, तो वेनेडियम 23 होता है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें क्या हो जाएगी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 हो जाएगी। और Fe3+ है, तो Fe परमाणु क्रमांक कितना होता है, 26, तो 26 में से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 23, इसके पास, इसका मतलब है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बचेगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा इसका, किसका, लोहा का। आंसर वैसे लोहा ही होना है, देख लीजिए कैसे, तो देख लेते हैं हम लोग, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6 होता है। और जैसे देखिए तो इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया, दो इलेक्ट्रॉन इसमें से 4s में से, और 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया डी में से, तो 5 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचता है किसमें, Fe के पास। कितना इलेक्ट्रॉन बचता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 5, और युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना बचता है, 5, इसलिए सबसे अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसमें है, लोहा में है। क्लियर आंसर बच्चों। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, तो कहता है क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है ना। क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर ही आधारित है ना। तो आपको पता होगा बच्चों कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब लिखते हैं और ऑक्सीकरण अवस्था देखते हैं तो 2 तरीके से देखा जाता है, एक देखा जाता है ग्राउंड स्टेट में, और एक देखा जाता है एक्साइटेड स्टेट में। तो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में अंतर है, अगर किसी एलिमेंट को कुछ एनर्जी मिल जाता है तो उसका जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो अगले सेल में जंप कर जाता है। तो पहले क्रोमियम का क्या लिख लेंगे, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे, तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा, तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, क्रोमियम के बारे में पूछ रहा है, तो क्रोमियम का परमाणु क्रमांक जो होता है बच्चों, एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 24 है ना। तो देखिए किस तरीके से लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d5। तो 4s1 क्यों लिखे, 3d5 क्यों लिखे, तो बच्चों एक रूल्स होता है, हाफ फुलफिल ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल देन फुलफिल ऑर्बिटल। अर्ध भरा हुआ कक्षक पूर्ण भरे कक्षक से अधिक स्थायी होता है ना। इसीलिए यहाँ पर 4s में 1 इलेक्ट्रॉन आया और 3d में 5 चला गया, तो दोनों क्या हो गया, अर्ध भरा हुआ हो गया है ना। रूल काम किया, हाफ फुलफिल ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल देन फुलफिल ऑर्बिटल। अर्ध भरा हुआ कक्षक पूर्ण भरे कक्षक से अधिक अस्थायी होता है, ये रूल काम कर रहा है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, ठीक है। तो देखिए अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, तो इलेक्ट्रॉन कितना बचा, 5 और 1 6, तो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कितना मिल रहा है, +6, ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट Cu2+ कहता है परमाणु क्रमांक 29 है, तो आयन में
अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, है ना। तो कॉपर का परमाणु क्रमांक 29, ये भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर ही आधारित है। देख लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसी को हम सही कर देते हैं कॉपर के लिए, है ना। तो यहाँ पर कॉपर के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए यहाँ पर इसी को अगर हम लोग 3D10 करते हैं तो आपका कॉपर हो जाएगा। देखिए 29 पूरा हो रहा है, 4 10 12 18 19 10 29, आपका आता है 2+ बना लिया। तो एक इलेक्ट्रॉन इससे निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन इससे निकल गया और एक इलेक्ट्रॉन इससे निकल गया, तो 9 इलेक्ट्रॉन बचा। 9 इलेक्ट्रॉन बचा तो 4 गो पेयर में होगा, एक गो अनपेयर्ड होगा। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, है ना, 1। क्यों, क्योंकि डी के पास, डी डी सबसेल के पास 5 ऑर्बिट होता है, 5 ऑर्बिट होता है। देखिए 1 2 3 4 5 एक्स्ट्रा हो गया, है ना, एक्स्ट्रा को मिटा लिया जाए। देखिए 1 2 3 4 5, डी में 5 ऑर्बिट होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया तो ये 0 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया तो 9 हो गया। यहाँ पर 0 10 की जगह 9 हो गया। एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, पांच इलेक्ट्रॉन, 6 7 8 9। तो क्या गो अयुग्मित बिना जोड़ा का कई गो है, बिना जोड़ा का एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होगी, 1 होगी। समझ में आ गया होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कहता है समपरासरणी विलयन डैश के बराबर होते हैं। तो बच्चों समपरासरी विलयन पढ़े थे आप लोग कि वैसे विलयन जिनका परासरण दाब समान होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होता है, समान होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, समपरासरणी विलयन कहते हैं। और परासरण दाब के लिए, परासरण दाब निकालने के लिए आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया गया था, क्या, परासरण दाब को पाई से डिनोट करते हैं, किसे डिनोट करते हैं, पाई से डिनोट करते हैं। पाई बराबर फॉर्मूला होता है CRT, पाई बराबर CRT। तो पाई परासरण दाब होता है और C होता है कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रता, सांद्रता मोलरता में, सांद्रता मोलरता में। तो मोलरता में, सांद्रता मोलरता में। तो R कांस्टेंट होता है, सार्वत्रिक गैस स्थिरांक होता है, और T क्या होता है, टेम्परेचर होता है। तो जब स्थिरांक और ताप का मान समान हो जाएगा, मतलब कि परासरण दाब क्या होगा, मोलर सांद्रता के सब बराबर होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा बुआ, एकदम डायरेक्ट आंसर हो गया, मोलर सांद्रता। थ्योरी पढ़ चुके थे, पाई बराबर CRT, ठीक है, किसके लिए, परासरण दाब के लिए। तो बच्चों अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा, है ना। और कंटिन्यूटी बना करके रखिएगा, हमारे सभी सभी वीडियो को देखिएगा, तो शायद आपको केमिस्ट्री से प्यार हो जाएगा। सच बोल रहा हूँ, जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर हमारे वीडियो को कंटिन्यू देखते हैं तो केमिस्ट्री से प्यार ना हो गया तो फिर कह देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, है ना। कहता है HCl एवं H2O के एजोट्रॉपिक मिश्रण में रहता है ना। तो कितना प्रतिशत HCl रहता है, तो ये क्या है, एजोट्रॉपिक मिश्रण क्या होता है, स्थिर क्वाथी मिश्रण। एजोट्रॉपिक मिश्रण का हिंदी होता है स्थिर क्वाथी मिश्रण। और स्थिर क्वाथी मिश्रण कहता है कि वैसे मिश्रण, है ना, जो बिना अपने अवयव में विघटित हुए आसवन की क्रिया कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं, एजोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। तो बच्चों ये बातें याद रखने के लिए होता है कि जब HCl और H2O का विलयन बनता है तो उसमें HCl की जो मात्रा होती है वो 20.2% के बराबर होती है। ये याद रखना पड़ेगा बच्चों, ये याद रखिएगा, कितना होता है, 20.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे, क्या कह रहा है बच्चों कि 96,500 है ना, 96,500 कूलम का विद्युत आवेश कॉपर सल्फेट के विलयन से मुक्त करता है। कॉपर सल्फेट के विलयन से कितना कॉपर मुक्त करता है, ये पूछ रहा है आपसे, है ना। तो कॉपर सल्फेट का विलयन है तो CuSO4 का जलीय विलयन है। जैसे ही जल में CuSO4 को मिलाते हैं बच्चों, तो Cu2+ प्लस SO4 2 माइनस आयन का निर्माण होता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे गए और कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए, है ना। तो आप देख पा रहे हो कि 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे गए और या 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए हैं, मतलब n बराबर 2 है। n बराबर कितना है, n बराबर 2 है। n बराबर कितना है बच्चों, n बराबर 2 है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो क्रिएट होता है, एक इलेक्ट्रॉन के गति करने से, गमन करने से इलेक्ट्रॉन कितना प्राप्त होता है,
1 फैराडे के बराबर प्राप्त होता है। 1 फैराडे, है ना। एक इलेक्ट्रॉन के लिए, एक इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से कितना आवेश क्रिएट होता है? 1 फैराडे। और 1 फैराडे बराबर होता है 96500 कूलम। ठीक है, तो इतना यहाँ पर कितना है? तो यहाँ पर 2 फैराडे है। कितना फैराडे? n बराबर 2 है, मतलब 2 फैराडे की बात हो रही है, मतलब ये मल्टीप्लाई 2 हो गया। 2 फैराडे की बात हो रही है, और 2 फैराडे की बात हो रही है। और कॉपर का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? कॉपर की मात्रा पूछ रहा है, तो कॉपर का परमाणु द्रव्यमान होता है 63.5। अब इसमें हम क्या करेंगे? 2 फैराडे से, मतलब 2 से भाग दे देंगे, कितना मिलेगा बच्चों? 31.76, है ना। तो आंसर क्या मिल जाएगा? 31.76। समझ में आ रहा है? आई होप बेहतर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे, तो क्या कह रहा है? 47 नंबर क्वेश्चंस में 46 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है बच्चों? 46 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है कि चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक होता है ना। चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक होता है। तो बच्चों, ये विशिष्ट चालकता की बात कर रहा है, और विशिष्ट चालकता में सेल स्थिरांक क्या होता है? तो आपने पढ़ा होगा, है ना। अगर इसकी थ्योरी को देखें तो आप पढ़े होंगे कि प्रतिरोध जो होता है चालक तार की लंबाई के सीधा समानुपाती होता है, और तार के काट पृष्ठ क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। तो ऐसी स्थिति में हम लोग समीकरण 1 और 2 से चलेंगे, तो लास्ट में क्या प्राप्त होता है? फॉर्मूला प्राप्त होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अगर इसको हम लोग रो कांस्टेंट लेकर के देखिए, यहां से पूरा थ्योरी देख लीजिए। चालक तार R इज इक्वल टू होता है किसके? R R is directly proportional to L, और R is inversely proportional to area, है ना। तो जब हम लोग इसको हटाते हैं क्या मिल जाता है? वो अरे दोनों साइड, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? R is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। और क्या होता है? समानुपाती का एक सिंबल हटाते हैं, क्या मिल जाएगा? R बराबर रो इंटू L बट्टा A। तो रो क्या होता है? विशिष्ट सेल प्रतिरोध होता है। विशिष्ट प्रतिरोध स्थिरांक इसको बोलते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध स्थिरांक क्या है ये? विशिष्ट प्रतिरोध 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 स्थिरांक होता है। तो अगर विशिष्ट प्रतिरोध स्थिरांक होता है, तो क्या मिल रहा है? L बट्टा A जो मिल रहा है, यही क्या होता है? विशिष्ट सेल स्थिरांक होता है। तो L बट्टा A का मान कहाँ पे है? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए में है। मतलब कि विशिष्ट सेल स्थिरांक कौन होगा? L बट्टा A होगा। समझ आया बच्चों? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कहता है कि सेल Zn और ZnSO4, आपको मैंने सेल अभिक्रिया को रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया था, है ना। कि क्या जो क्या होता है? एनोड पर होता है उसे हम लोग बाएं साइड में लिखते हैं, जो कैथोड पर होता है उसे दाहिने साइड में लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए बाएं साइड में Zn है, ZnSO4 है, यानी ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। इस तरीके से कॉपर सल्फेट, ये रिएक्टेंट है और कॉपर बना रहा है प्रोडक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? का विद्युत वाहक बल इतना है, तो इसका कैथोड क्या होगा? तो क्या अभी बता दिए आपको, कैथोड पर कौन प्राप्त हो रहा है? Cu, मतलब कैथोड क्या है? Cu। एकदम सिंपल सा थ्योरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया था, है ना। तो आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया था, उसको देख लीजिए। आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? आयनीकरण का सिद्धांत बच्चों किसने दिया था? आयनीकरण का सिद्धांत, आयनीकरण का सिद्धांत बच्चों अर्हेनियस साहब दिए थे। कौन दिए थे? अर्हेनियस साहब दिए थे। ठीक है, और इनसे भी पहले एक साहा नामक वैज्ञानिक थे जिनका सरनेम साहा था, है ना, उन्होंने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। कहता है किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर निर्भर करता है ना, परमाणु द्रव्यमान पर, समतुल्य भार पर, अणु द्रव्यमान पर और सक्रिय भार पर, है ना। तो यहाँ पर आपको देखिए, किसी आपको बताया गया होगा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो दर होता है,
ताप पर निर्भर करता है, दाब पर निर्भर करता है, कैटलिस्ट पर निर्भर करता है ना, सूर्य प्रकाश पर निर्भर करता है, सरफेस एरिया पर निर्भर करता है, साथ में सक्रिय भार पर निर्भर करता है। किसी भी रिएक्टेंट की जितनी मात्रा सक्रिय होता है, जितना भार सक्रिय होता है, मान लीजिए कि हमारे पास कोई 5 किलो रिएक्टेंट है, 5 किलोमीटर से सक्रिय भार, उसके 5 किलो में से सक्रिय अवस्था में अगर 2 किलो है तो 2 किलो ही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा, पूरा 5 किलो भाग नहीं लेगा। तो क्या होगा, सक्रिय भार पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, सक्रिय भार पर निर्भर करता है बच्चों। किसी अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर करेगा, सक्रिय भार पर निर्भर करेगा। तो सक्रिय भार, या इसको हम लोग सक्रिय मात्रा भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सक्रिय मात्रा, सक्रिय मात्रा पर भी लिख देते हैं, है ना, सक्रिय मात्रा पर। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का है बच्चों कि विटामिन जो खून को स्कंदित होने में मुख्य भूमिका निभाता है वह है कौन सा है ना। तो आपको पता है विटामिन ए, पहले तो देखिए विटामिन ए, तो विटामिन ए जो होता है यह रतौंधी होता है। कौन सा रोग होता है, रतौंधी नामक रोग होता है। अगर विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो आपका शरीर कमजोर होने लगेगा, आपको दिखाई कम देगा, मोतियाबिंद हो जाएगा, रतौंधी हो जाएगा, है ना। ये सारी यानी मुख्य रूप से रतौंधी नामक रोग होती है किससे, विटामिन ए की कमी से। जैसे ही आप गाजर खाते हो, पालक खाते हो, हरी पत्तीदार सब्जी खाते हो तो विटामिन ए की प्राप्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट विटामिन डी। तो विटामिन डी से रिकेट्स होता है। कौन सा होता है, रिकेट्स होता है, शारीरिक दुर्बलता। ठीक है, अब जब अंडा खाएंगे, मछली खाएंगे, है ना, नट्स खाएंगे, बादाम खाएंगे, है ना, तो विटामिन डी की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। विटामिन ई, विटामिन ई जो है, विटामिन ई की कमी से विटामिन ई की प्राप्ति जो होगी वो बादाम से होगी, अलमंड से होगी अधिक मात्रा में। तो यहाँ पर देखिए विटामिन ई की कमी से जो होता है बाल का झड़ना, और इसमें सबसे मुख्य बीमारी जो होता है विटामिन ई की कमी से वो होता है जनन शक्ति में कमी हो जाना। क्या हो जाना, जनन शक्ति में कमी हो जाना, यानी नपुंसकता की ओर बढ़ जाएंगे आप, है ना। अगर आपके शरीर में विटामिन ई की कमी हो जाती है तो आप नपुंसकता की ओर बढ़ जाएंगे, मतलब कि आप प्रजनन की क्रिया नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट विटामिन के। तो विटामिन के जो होता है रक्त के बहाव को रोकता है, रक्त को थक्का होने में मदद करता है। तो वही कहता है कौन स्कंदन होने में मुख्य भूमिका निभाता है, यानी खून को थक्का होने में कौन भूमिका निभाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन डी, विटामिन के। विटामिन के क्या आंसर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, और विटामिन के इसका आंसर हो जाएगा, जो रक्त को थक्का होने में काम करता है। और ये किससे मिलेगा, तो बच्चों प्रचुर मात्रा में विटामिन के की उपस्थिति है किसमें, जैसे हम लोग गेहूं का आटा का रोटी खाते हैं तो उसमें से हम लोग चालते हैं, उसका जो गेहूं का जो छिलका होता है ना उसमें अधिक मात्रा में विटामिन के की मात्रा उपस्थित होती है। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा, है ना। वीडियो देखिएगा, अच्छा लगेगा तो मुझे, अगर आप YouTube पर देखते होंगे तो हमें लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे देखते हैं तो हमें फॉलो कीजिएगा, और अपना प्यार बनाए रखिएगा, लाइक और कमेंट करते रहिएगा जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए अच्छी सी वीडियो बनाता रहूं। धन्यवाद।